जी हाँ, तो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बजट को पेश कर दिया और पेश करते हुए बड़े बड़े दावे किए, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब हम IMF को प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। IMF की डिक्टेशन का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कहा IMF के कहने के मुताबिक तमाम हम जो है उसी को सामने रखते मद्देनज़र रखते हुए हमने किया है। देखिए वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने क्या कहा अपनी बजट तकरीर में, बजट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मुसलसल कोई एक हफ़्ते से वज़ीर ख़ज़ाना साहब तवातुर से स्क्रीनों पर आकर वजाहतों पर वजाहतें पेश कर रहे हैं उस बजट के बारे में जिसने बकौल अवामी ज़बान में अवाम पर लंका ढा दी है। तनख्वाहदार तबका तो क्या, ग़ालिबन कोई भी तबका उससे खुश नहीं, लेकिन देखिए माशाल्लाह हमारे वज़ीर ख़ज़ाना कितने मुतमईन अंदाज में सादा लोई से, बुनियादी तौर पर बैंकर हैं ना, और PCL और HBL चलाने का तजर्बा है, इसलिए ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे जो है वज़ीर ख़ज़ाना साहब बड़ा सादा अंदाज में हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसका रद्दमल ग़ालिबन कोई ऐसा मकतब फ़िक्र तबका फ़िक्र नहीं है जिसने शदीद रद्दमल का इजहार ना किया हो, क्योंकि वज़ीर ख़ज़ाना साहब जैसे मैंने कहा उनका पसमन बैंकर का, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि आप तो बुलंदीश नीदरलैंड को कह रहे थे कि वहाँ वापस चले जाएंगे, अगर अवामी मुंतखब नुमाइंदा होता तो एक हद तक वो जवाबदेह होता। खैर वो भी कितने जवाबदेह होते हैं आपको इल्म ही है, लेकिन बहरहाल IMF के इस बजट ने बकौल शख्स से मुहावरे की ज़बान में लंका डा दी है। ख़ास तौर पर लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास जिनकी लोगों की तनख्वाहें 20,000 30,000 या बहुत हुई तो 50,000 या 1 लाख भी अगर हुई हैं, उन पर इजाफी इतना टैक्स डाला गया है कि कमर टूट गई है। बिजली जो एक बुनियादी चीज़ है उसकी कीमतों में कहते हैं तकरीबन अब तक 58% इजाफा हो चुका है। ट्रांसपोर्ट सर्विस में कोई 38% इजाफा हुआ है और ये रिकॉर्ड इजाफा है। और बिजली में बड़े इजाफा हो और अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस में इजाफा हो तो फिर तमाम ही चीज़ों में आपको इल्म है कि ख़ुद ब खुद कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने इस बात का एतराफ़ तो किया ही कि ये IMF के मुताबिक हमने बताया, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये बात भी तस्लीम की कि FBR के हुक्काम और टैक्स देनदरान दोनों चोरी कर रहे हैं। सवाल ये है कि रियासत के एक ज़िम्मेदार शख्स की हैसियत से जब उन्होंने ये बयान दिया तो उनसे पूछा जाए कि आपने उन चोरों को क्यों नहीं पकड़ा। मैं उनके लिए चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करा जिन्होंने 12.8 बिलियन डॉलर सिर्फ अभी दुबई के मुताबिक दिखाए थे, और हमें अभी साबिका FBR के चेयरमैन कह रहे थे कि तकरीबन 150 बिलियन डॉलर जो हैं पाकिस्तान से आगे हैं। लेकिन हमारे इसरार है वज़ीर ख़ज़ाना साहब का कि हम IMF के प्रोग्राम को आगे लाए जा रहे हैं। इस पर भी वो कहते हैं कि जी कोई शक नहीं कि तनख्वाहदार तबके पर बोझ पड़ रहा है। अवाम का पहले रद्दमल बताते हैं, सियासतदानों का रद्दमल तो आप देखते रहते हैं, ख़ास तौर पर कराची के अवाम का जो बजट आया उस पर। हमें तो चला रहा है IMF, ये तो हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है। जो आप हमें कह रहे हैं हमारे को बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारा मुल्क तो वैसे ही कर्जा ही है, हम तो चल ही IMF से रहे हैं, हम तो मकरूज़ हैं सारों के। IMF चलाएगा, IMF ऐसा कर देगा कि बंदे यहाँ पर जीना हराम हो जाएगा उनका। जहाँ पे भी IMF गया है वहाँ पर अवाम की चीखें निकली हैं। IMF ने जितना भी उन्होंने डिटेक्ट किया है ना, वो हमारे लिए तौहीन है, बिल्कुल तौहीन है। ये सर जो है ना समझ लो कि अवाम के लिए जो ना इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया अवाम का, समझ लो अवाम जो है ना रोडों पे आ गई है। भाई ये जो बजट आया है ये सरासर अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। अवाम यहाँ भूखी मर रही है, ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं। अब IMF से हमारा क्या लेना देना, हम रहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। बजट गलत ही है, क्योंकि जब IMF का कर्जा होगा तो बजट सही आ ही नहीं सकता, आवाम के हक में तो आ ही नहीं सकता। अभी देखो ये थोड़ा बहुत सेट हुए, फ़ौरन पेट्रोल बढ़ा दिया, अब ये हर 15 दिन में बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। ठीक है, अगर अपोजिशन PTI या दीगर लोग कहते तो कहते, लेकिन ख़ुद नून लीग के सीनियर तरीन रहनुमा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म खाकान अब्बासी का कहना है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन बजट है। उनके साथ बैठे हुए मिफ्ता इस्माइल थे जिनका एतराफ़ हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने किया। खाकान अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हुए पूरे फुल लोडेड
अदाद-ओ-शुमार के साथ आए थे, ये कहते हुए कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का, जिसमें वो भी जिस पार्टी में रहे हैं यानी नून लीग में, उसको भी इसमें वो इंक्लूड कर रहे हैं खाकान अब्बासी साहब। ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बजट है। अगर आप सिर्फ जो स्मगलिंग हो रही है आज डीजल और एलपीजी की, आप इसी पे जो आपका टैक्स बनता है वो कलेक्ट कर लें, आपको ये कोई टैक्स दीगर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आप ज़मीन बेचेंगे, मकान बेचेंगे, उस पर एक टैक्स लगा दिया गया 2.5 से 4.5% का, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी शिक रखी है जो मेरा ख्याल है जिसको कोई हुकूमत भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती, कि जो रिटायर्ड सिविलियन या मिलिट्री के लोग हैं, सिविलियन ब्यूरोक्रेट या मिलिट्री के लोग हैं, सर्विंग या रिटायर्ड, उनको आपने छूट दे दी है। और खाकान अब्बासी साहब का आपने सुना, उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया था कि अराकीन असम्बली को इस बजट को पास करने के लिए 500 अरब रुपए दिए गए हैं। तारड़ साहब ने उनके इस दावे को झूठा करार दिया था। बड़ी दिलचस्प बात है कि चाहे हमारे तहरीक-ए-इंसाफ के उस ज़माने में फवाद चौधरी साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं होती थी कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फ़ौरन आ जाते थे, फिर आ गई हमारी मोरेज़ साहिबा केयर टेकर ज़माने में, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं हुई क्योंकि साथ शुरू आते थे। अब ये जिम्मेदारी मोहतरम तारड़ साहब को दे दी गई है कि अभी कोई भी इख्तलाफी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत की आए नहीं कि तारड़ साहब ज़रूर मौजूद होते हैं। वो किसी ने कहा था कि छोड़िए, रहने दीजिए, तारड़ साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं और ये उनके फ़राइज़ में शामिल है कि वो अपने हुकूमत का मौक़िफ़ बयान करें। आवाम की ज़बान तो सुनी, लेकिन एक अजीब बात है कि आम तौर पर ये समझा जाता था और हम सवाल भी करते थे कि ताजिर और सनतकारों पे जो बजट पर टैक्स लगे भी वो आवाम को मुंतकिल कर दिया जाता, लेकिन अब ताजिर और सनतकार नुमाइंदे ये कहते हैं, बल्कि हड़ताल पर आ गए हैं कि जनाब इस बजट से सबसे ज़्यादा हम ताजिर शरीफों की हुकूमत में मुतासर हुए हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है। अवामी रद्द अमल तो अपनी जगह, लेकिन ताजरों के सीनियर सीजन रहनुमा बाकायदा सड़कों पर आ गए हैं, हड़तालें कर रहे हैं। और हमारे साथ ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं जो एक तवील अरसे से हमारी चैम्बर्स फेडरेशन और ताजरान की तंजीमों की क़यादत करते रहे हैं। शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब। मोतीवाला साहब, एक तो बात अच्छी है ना कि बग़ैर किसी लगी लिपटी के हमारे वज़ीर ख़ज़ाना ने ये एतराफ़ किया कि हम IMF के प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं। IMF ही ने हमें जो गाइड किया उसी की रोशनी में हमने बजट बनाया। और आपको तो इल्म है कि अगर जो IMF का बनाया हुआ बजट है उससे आवाम को क्या दिलचस्पी होगी। एक हाथ से लिया और दूसरे हाथ से, एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। आवाम तो यही समझते हैं, अगर आप रिलीफ दें टैक्सेस की सूरत में या चीज़ों की कीमत में या यूटिलिटी की सूरत में, होता क्या है, तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही, महंगाई ज़रूर बढ़ रही है। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, यानी हम इतने अब 1.5 बिलियन के लिए 3.5 ट्रिलियन का आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डाल रहा है और जस्ट उसके 1.5 बिलियन के लिए, जबकि हमने माशाल्लाह एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स को 3.5 बिलियन डॉलर बढ़ाए हैं इस साल में। 3.8 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था, हमने बड़ी मेहनत की उसके और 7.8 बिलियन को क्रॉस कर जाएगा इस साल। तो 3-4 बिलियन तो हमने थोड़ी सी मेहनत में दे दी है। लेकिन ज़ुबैर भाई, एक परसेप्शन ये है कि जो अव्वल तो खैर सॉरी टू से अब तो वो अवामी नुमाइंदे भी नहीं रहे जो आवाम का सामना करें, स्क्रीनों पे आते हैं, मीडिया पे आते हैं, अब न जलसे होते हैं, न जुलूस होते हैं, न पब्लिक मकाम पे आते हैं, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। और पास में अगर इसहाक डार हुए या नवीद कमर हुए, यानी अगर
इलेक्टेड भी हुए, तो लेकिन फिर भी लोग ये कहते हैं कि अगर एक जो 12 जिनका तजर्बा एक बैंकर की हैसियत से है, गैर मुल्क में रहे हैं, हाँ PSL ज़रूर अच्छा चलाया है हमारे मोहतरम वज़ीर ख़जाना साहब ने, क्या एक पॉलिटिशियन इलेक्टेड अवामी नुमाइंदा ज़्यादा बजट अच्छा नहीं भेज कर सकता था मोतीवाला साहब? नहीं सर, सबसे बड़ी बात ये बरली साहब, पॉलिटिशियन होता है ना, तो उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का वापस इलेक्शन लड़ने का और अवाम जो है ना उसको इदराक होता, फिर वो क्या करता कि भाई जो है ना ये जो मेरे लिए ये स्टेप मैं नहीं ले सकता जो अवाम को डायरेक्ट हिट कर रहा है। तो डेफिनेटली जो है ना उसके अगर आप ऐसे आदमी को बिठाते हैं जिसको पता ही नहीं ना उसने कल जाना है अवाम में ना का कोई इरादा है ना कोई प्रोग्राम है, तो उसके लिए तो बस ठीक है ना जी, उसको तो उसने मुल्क को चलाना है। देखिए एक बात तो पक्की है, चाहे औरंगजेब साहब हो या कोई और साहब हो, जो हालात मुल्क के फाइनेंशियल हैं वो बहुत खराब, ऐसी बात नहीं है। और इन हालात में हम IMF को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि देखिए ना IMF का कर्जा जब मंजूर हुआ तो वर्ल्ड बैंक ने भी दे दिया, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी जो है हमारा डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट था उसके अंदर उन्होंने भी दे दिया। तो उनके पास मजबूरी ये है कि ये कभी भी जो है ना इसको ऐसे नहीं चला सकते कि जो है ना ये आप जो है ना IMF को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। IMF से जुड़ी हुई 5 इदारे तो पक्के हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, पेरिस क्लब हो गया, ये जो इदारे हैं ये तो जाहिर है जब आपकी IMF के साथ कमिटमेंट होगी तो ही आपको जो है ना आपकी इज्जत बनेगी। जैसे आप पहला क्रेडिट कार्ड बनाते हैं अमेरिका में तो बड़ी मुश्किल होती है, बहुत सारा प्रोफाइल देखते हैं, बैंक देखता है, वो सब कुछ होता है। जब एक बन जाता है तो आपके दरवाजे के नीचे से 10-12 डाल के चले जाते हैं कि हमारा भी इस्तेमाल करें, हमारा भी करें। तो वो पहला जो बैंक जो इसको इसकी प्रोफाइलिंग करता है, जो इसको डिटरमिन करता है, उसके लिए जो है ना वो पहला ही जरूरी होता है। हमारे लिए IMF के बगैर, मुल्कों के लिए IMF की अप्रूवल के बगैर, IMF अगर उसको मतलब सारे प्रोसेस से गुजार दे और ये कह दे कि हाँ जी हमने जब IMF कर्जा देता है, इसका मतलब ये हुआ जैसे आप यूनाइटेड स्टेट्स का वीजा लगाओ तो आपको टर्की के एयरपोर्ट पर अराइवल पे वीजा मिलता है, अगर वो नहीं हो तो वो नहीं मिलता। इसी तरह से IMF है जिसको हमको, अब अगर उसके मेंबर हैं, अगर हम मतलब मेंबर का मकसद मेरी मुराद ये है, अगर उन्होंने हमको अप्रूव किया कर्जा देने के लिए तो बाकी लोग कर्जा देते हैं, यही तरीकेकार है। तो मेरे साहब एक आम पहले परसेप्शन ये था अभी चंद वर्षों पहले तक कि क्योंकि हुकूमतों को जो हमारी हैं, चाहे वो अवामी हुकूमत कहलाएँ, ताजर हुकूमत कहलाएँ, उनको इंटरेस्ट एक बालादस्त तबका जो था वो डोमिनेट करता था हुकूमतों को और वो ताजिर सनअतकारों को खुश रखते थे। अब हुकूमत जब ताजिर सनअतकारों पर जो बजट लगाती थी तो आपने क्या करना, आपने आवाम को मुंतकिल कर देना। भाई अगर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती हैं पेट्रोल की तो 11 रुपये या 12 रुपये या टैक्स उन पर बढ़ता है, तो आप वो क्या करते हैं, वो हम मोटरसाइकिल वालों पर जो हम 200 रुपये में अपना एक दिन निकालते थे अब 300 रुपये लगने लगे। मैं नाम लेता चले जाऊँ, डबल रोटी, दाल, चावल, सॉरी टू से कोई भी चीज़ ऐसी ले कि जो आप ही के हाथों हमारे पास आती है ना, आप ताजिर सनअतकारों के पास आप ज़ख़ीरा कर लेते हैं पहले से। आपका मतलब सॉरी टू से मैं आपको नहीं कह रहा, बड़े काबिल एहतराम है, पहले से आपको पता चल कि नहीं पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है तो आपने तो कर लिया 1 करोड़ लीटर पेट्रोल अपने पास जमा, हमें 7 रुपये ऊपर बेच करके डाल दिया या 11 रुपये पे डाल दिया। तो ये एक है ना कि ये आवाम को मुंतकिल हो रहा है, आवाम की तनख्वाहों में इजाफा आप नहीं कर रहे, आप कम से कम तनख्वाह जो कहा गया था 37,000 वो भी नहीं दे रहे, जो प्राइवेट सेक्टर इसका पाबंद था वो भी नहीं कर रहा। मोतीवाला साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो ताजिर दोस्त जो स्कीम उन्होंने निकाली है उसमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी है और उन्होंने दूसरी तरफ से जो है ना सारे नोज बंद कर दिए हैं कि जो नॉन फाइलर होगा वो ट्रेवल नहीं कर सकता, फिर नॉन फाइलर होगा उसकी सिम बंद कर दी जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि मतलब मेरा जाती ख्याल ये है कि किसी के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए। हम बिजनेस कम्युनिटी के साथ, खासकर छोटे ताजिरों के साथ कराची चेंबर पूरी तरह खड़ा है, लेकिन साथ ही हम ये भी कहते हैं कि सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक। जो कमा रहा है इस ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान में जमीन के ऊपर कारोबार करके, उसका हक बनता है कि एक थ्रेशोल्ड जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है 6 लाख रुपए से ज्यादा, बाहर 6 लाख और 1 रुपए कमाता है तो 1 रुपए के ऊपर उसका हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देना चाहिए। हालांकि आप ये देखेंगे लोगों का एहतियात के ऊपर से क्या एतमाद की हाल है कि ये सारे टैक्सेस जो है वो भरते हैं, यानी शेष से क्यों भर
रजिस्टर नहीं होता है कि बैंक में नहीं, एडजस्टमेंट नहीं लेते, बिजली के बिलों पे भरते हैं, गैस के बिलों पे भरते हैं, रजिस्टर नहीं होते। तो अब ये जो ना अदम एतमाद है गवर्नमेंट की टैक्स मशीनरी के ऊपर, उनको ये डर लगता है कि हम जो है ना उसके अंदर फंस जाएंगे और करप्शन हमारे पास हो जाएगा और इस फेयर को निकालना चाहिए, हमें इस फेयर को निकालना चाहिए और सबको टैक्स अदा करना चाहिए। और एग्रीकल्चर का भी मैं यही बात करता हूँ, देखिए आप टैक्स टू जीडीपी रेशियो में 37% है और टैक्स टू जीडीपी रेशियो में 2% है। अब ये जो पोर्शन है, मैं ये नहीं कहता कि एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाओ, लोग उसका गलत मतलब लेते हैं और मेरे को कोट भी करते हैं। मैं बिल्कुल खुलासे से बात करता हूँ। देखिए मैं ये कहता हूँ कि एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमको खाने के लिए चाहिए, हमको पूरा सपोर्ट उनको करना चाहिए, इसमें कोई दो बातें नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक जब बात हो गई, मेरे बिल्कुल कन्विक्शन है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन से जो आप टैक्स आप जो इनकम कर रहे हैं उसके जैसे थ्रेश होल्ड शहर में है 6 लाख तक आप ना दें टैक्स, 6 लाख के ऊपर जो इनकम होती है उसके ऊपर टैक्स दें। अगर आप समझते हैं कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना चाहिए, उनका थ्रेश होल्ड को थोड़ा सा बढ़ा लें, लेकिन पार्टिसिपेशन बाय एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ये जरूरी है। अगर जब तक ये नहीं करेंगे और हम ये कहेंगे कि IMF ने बोला है कि 3.5 ट्रिलियन की टैक्स बढ़ा दो और हम उसको तकसीम करके यहीं जो टैक्स भर रहे हैं उन्हीं के ऊपर लोड कर देंगे और फिर कहेंगे नहीं इस साल आप कर लें पाकिस्तान के लिए और अगले साल जो है ना हम इसको जो है ना टैक्स नेट बढ़ा के आपके ऊपर से बोझ कम करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना एक साल बहुत बड़ा होता है और उसमें अच्छा जुबैर भाई अभी मैं बड़े यानी जब स्क्रीनों पे आते हैं तो मुझे तो खैर दर्द का लफ्ज़ तो अच्छा नहीं लगता, माशाल्लाह बहुत ही वेल लर्नेड, वेल एजुकेटेड, जो उन्हें प्रोजेक्ट दिया गया उसे पूरा भी किया, लेकिन उन्होंने बड़ी सादगी से कहा कि FBR और टैक्स दगान दोनों चोरी कर रहे हैं, दोनों चोर हैं। चोर का लफ्ज़ जो आजकल बड़ा पॉपुलर पॉलिटिक्स में हो गया है। तो भाई फिर रियासत क्या कर रही है? आप हुकूमत में गालिबन प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर, शायद दिफा भी नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर से आम होता है। आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो उन चोरों को पकड़ते क्यों नहीं है? अभी $12.8 बिलियन की दुबई लीक आ गई थी ना, और वो यहाँ बड़े अब असेंबली में भी बैठे हैं वो हजरात जो कहते हैं हमारी 22 जायदादें हैं। ये 22 जायदादें बनाई उन्होंने कहाँ से? ज़रा मनी ट्रेल तो दें। मैं तो 3 लाख रुपए, मैं तो अपनी तनख्वाह 1.5 लाख रुपए देके जाता हूँ, बैंक वाले पूछते हैं कहाँ से आई। भाई मैं उन्हें बता रहा हूँ कि ये तनख्वाह मिलती है मुझे, उसकी मुझे मनी ट्रेल देनी होती है ना। तो इनसे पूछे ना, इन लोगों से जिनको आप चोर कह रहे हैं कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ से चुराया, फिर इतना बड़ा इल्ज़ाम आप कैसे लगा रहे हैं जुबैर भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिग्नल तोड़ दे और पकड़ ले। अगर आप कहीं आप रोजाना जहाँ जाते हो तो अपने अतराफ में गौर करें। जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिर्फ उसको रोक के उसके साथ बनवा के फिर इसके बाद जो है ना वो उसको आपके साथ जो है ना वो मुकाबला मामला होता है। नहीं, ये मुकाबले से तो सादा बात नहीं है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। एक कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर जो IMF से डील कर रहा है वो इल्ज़ाम लगा रहा है, कितनी क्रेडिबिलिटी उसकी रह जाएगी? उससे भी तो पूछा जाएगा कि आप $1.2 बिलियन के जो हमारे पास आ रहे हैं और आपके जो $12 अरब चोरी करके दुबई में ले गए, बल्कि साबिका FBR के चेयरमैन ने कहा था $150 अरब जो है पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ है, उसकी मनी ट्रेल दें। कौन सी मेहनत ऐसी है जो हम भी 40 साल से 18 घंटे काम करते हैं? तो ये भी बताएं ना कि इन्होंने अगर मेहनत से कमाया है तो कहाँ से आया, किधर गया? जुबैर भाई आप, मैं इसका क्या जवाब दूं, आप मुझे बताएं। अब ये तो मतलब आज का तो नहीं है ना खेल, ये तो 75 साल का है। और वो एक वाकया काफी है जो FBR में हुआ था, आप लोगों ने भी रिपोर्टिंग की थी कि वो उन पैसों को तकसीम के ऊपर मामला हुए और झगड़ा हुआ। और इससे ज्यादा तो कुछ और हो नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकते। आप करप्शन को रोकने के लिए देखें, पहली तो बात यह है कि आप किसी आदमी को इज्जत के साथ रहने का मौका दें। मेरी मुराद ये है कि कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, कोई ऑफिसर है 18 ग्रेड का, तो उसको उसकी अपनी लाइफ उसके हिसाब से होनी चाहिए। आपको उनकी तनख्वाहों का और उनके जो अखराजात इस वक्त हैं उसका ख्याल करना पड़ेगा। देखिए ईमानदार रहने के लिए भी एक कीमत होती है। अगर आप किसी को आपने ईमानदार रखना है तो उसकी कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। अगर उसको बच्चों के लिए स्कूल की फीस नहीं होगी, माँ के लिए दवा के पैसे नहीं होंगे, तो वो तो डेफिनेटली ये तो जो काम कर रहे हैं वो तो अल्लाह ना करे कि कोई प्रैक्टिस हो गई है, चाहे कोई भी हाल हो, अल्लाह की तरफ से तो बिल्कुल मना है। लेकिन
कि हम मजबूर हो जाते हैं। क्या चलिए, करें? अगर मैं ये पूछूं आपसे, क्या मौजूदा वज़ीर ख़जाना जिन्होंने यकीनन बड़ी मेहनत की है और उनको कसूरवार नहीं ठहराना चाहिए, वो तो बेसिकली बैंकर थे, नीदरलैंड में थे, शायद 2018-19 में यहाँ आए हैं, बड़े बैंक के बन गए, क्रिकेट का ज़्यादा तजर्बा है क्योंकि नामी के साथ उन्होंने HBL के साथ PCL लगा दिया, तो इस एतबार से उनको कोई कसूर नहीं है। लेकिन क्या ये जो बजट पेश किया गया है, अगर कोई इलेक्टेड नुमाइंदा इससे बेहतर पेश कर सकता था? ज़ुबैर मोतीवाला साहब। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं औरंग साहब बड़े कॉम्पिटिटिव आदमी है, मैं इसकी कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन उनका हुकूमत का तजर्बा नहीं है, ठीक है, और हुकूमत का जब नहीं है, हुकूमत में वो तो अब वो ही नोज अबाउट इकोनॉमिक्स, ही कैन कन्विंस IMF, ही गॉट सो मेनी क्वालिटीज, वेरी गुड क्वालिटीज, वेरी लर्नेड पर्सन, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको कल अवाम के पास नहीं जाना। मेरा सिर्फ ये कहना है, जो आदमी को जवाबदेह होना है, अगर वो बैठा होगा तो 7 दफा सोचेगा कि भाई ये जो नहीं ये मैं कर रहा हूँ, इससे रिपोर्टेशंस क्या आएंगे, मेरा वोट बैंक कहाँ पहुंचेगा। ये इस चीज के लिए मैं बात कर रहा था। बाकी उनकी जो मुझे पता है उनकी तारीख, और बड़ा अच्छा उन्होंने अभी बैंक को भी चलाया और वैसे ही बाहर बड़े साल रहे, तो मैं इसकी कोई उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और पैरा है मैं बात कर रहा हूँ। ये जो है इसको पॉलिटिशियंस अगर होते हैं तो उनसे उनको जवाबदेह होना था आवाम। ज़ुबैर साहब, मैं तो इदाद शुमार का आदमी नहीं हूँ। वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा है कि हमारे पास टोटल जो है $9 बिलियन के रिज़र्व हैं, और आप $1 अरब $2 अरब, और हमारे कर्ज़े जो हैं वो आपको खुद इल्म है कि इतने पड़े हुए कि हम वो जो कर्ज़े जो हमें हर साल देने हैं, हर महीने देने, बल्कि $6 करोड़। तो ये जो $150 बिलियन का जो ऐसा FBR का चेयरमैन साहब का कह रहा है बाहर पड़े हुए हैं, $12 अरब का मैंने जिक्र किया, तो ये इनसे तो इतनी कमज़ोर हुकूमत, इतनी कमज़ोर रियासत, इतनी कमज़ोर इस्टेब्लिशमेंट। नहीं मरली साहब, ये जो है ये तो बड़ी लंबी कहानी है। आप ये मुझे बताएं, आप छोड़ के जाना चाहते हैं पाकिस्तान को? कोई एक आदमी भी छोड़ के जाना नहीं चाहता अपने मुल्क को, या हमारे आबा उजाद की खबरें हैं, हमारे बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, एक आदमी भी नहीं जाना चाहता वहाँ कहीं बाहर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ हालात ऐसे हो जाएंगे। नहीं, ज़ुबैर साहब, मैं सॉरी थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट ज़ुबैर भाई, मैं आपसे इख्तलाफ करूँगा कि जिन लोगों के $12 अरब दुबई लीक्स में आए, जिनके $150 अरब जो हैं वो बाहर हैं, ये कोई टफ लाइफ नहीं गुजार रहे। हमने इनके डिफेंस और क्लिफ्टन और उधर गुलबर्ग और इस्लामाबाद में ठाट बाट देखे हैं, हमने इन वडेरों और जागीरदारों के घर भी देखे हैं। 200 आदमियों का खाना दोपहर शाम होता है, एक दर्जन इनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आगे पीछे पुलिस होती है इनके पास। इनसे पूछे ये काम क्या करते हैं? तो ये वाली बात नहीं है, ये इसलिए बाहर पैसा, ये पैसा इनका नहीं है, सॉरी टू से चोरी का पैसा है, इन्हें मरी जेल लेनी पड़ेगी। ये तो मेरा, हम लोग जो जाते हैं यहाँ पाकिस्तान में, वो उससे निकल के जाते हैं इसलिए कि बाद में हम यहाँ भेज सकें अपने माँ बाप को, अपने बच्चों के लिए पैसा। मोतीवाला साहब, क्या वो लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ने गए वो वापस नहीं आए, उन्होंने कहा नहीं पाकिस्तान में हमने नहीं रहना। बड़ी तादाद जो है ना इन्वेस्टमेंट की, वो उन्होंने वही नौकरियां की हैं, वही उन्होंने कमाया है, वही इन्वेस्टमेंट की। बात ये है कि उसको वो जो है ना वो आप अच्छा एक काम मैं आपको ये कहता हूँ, ये जो कह रहे हैं इतने पैसे बाहर जा रहे हैं, मैं एक मशवरा आपके थ्रू गवर्नमेंट को देता हूँ कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो दुनिया में है वो यहाँ कर दें, वो सारी रकम भी वापस आएगी और इसके अलावा भी पैसे वापस आएंगे। अगर आप वन विंडो ऑपरेशन कर दें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या क्या आता है, आप कॉम्पिटिटिव यूटिलिटी रेट्स आते हैं, आपकी जो ना रिफंड की स्कीम सॉलिड होती है, उसके अंदर सीधा आ जाता है काम। एक्सपोर्टर्स को पूरी तरह से आप सपोर्ट करें, इन्वेस्टर्स को सपोर्ट करें। आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो सिर्फ काम होता है उसको ना देखें, बल्कि रियल प्रोडक्शन जो है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है उसके ऊपर अगर आप तवज्जो दें। मैं आपको लिख के देता हूँ और दावा करता हूँ कि जितने लोग बाहर है एक भी खुश नहीं है उसमें, और बहुत ज्यादा कामयाब होते एक अलग बात है, लेकिन वो सारे लोगों को कम बैक टू बैक। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपका बहुत तजर्बा है, मैं आपको बहुत बरसों से जानता हूँ, मुलाकातें भी रही हैं। चलिए सिर्फ एक का ज़रा बहुत ही लाइटर वे में ये बता दें, इस बजट से कौन लोग खुश हैं, कौन सा तबका खुश है? ज़ुबैर मोतीवाला साहब कर रहा हूँ, मैं आपको वही बात कर रहा हूँ सर, मैं वही बात कर रहा हूँ, जो आप कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैंने दूसरे पैरा में बात की। बात यही है कि अगर आपकी टैक्सेशन का निज़ाम, आपकी लॉ एंड ऑर्डर, आपका पीस,
ease of doing business, ease of manufacturing, cost of doing business, cost of manufacturing. These are the key words. अगर ये हो जाए, और सिस्टम ऑफ टैक्सेशन का मतलब ये भी होता है कि अगर मैंने सेल टैक्स भरा और वापस लेना है तो मुझे पास आना चाहिए। अब आप देखें ना, बांग्लादेश में एक्सपोर्टर्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं, हमारे यहाँ पहले ही 1% था, फिर उसको जरा भी उन्होंने उसको मिनिमम टैक्स भी कर दिया और 29% से टैक्स भरने का भी बोल दिया। तो हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है, जो ये कार्रवाइयां हो रही, हम किसी तरह से भी एक्सपोर्ट हमको बढ़ाना पड़ेगा। फिर अगर आप टैरिफ उसके बढ़ाएंगे, एनर्जी। शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब, बड़े सीनियर सीजनड ताजरों के नुमाइंदा, बड़ी गहरी मुल्क की मीशत पर आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और ज़रा जाने से पहले, बल्कि आखिरी में ज़रा ये बताता चलूँ कि हाँ, खासी उम्र मेरी गुजरी है, लेकिन कराची में ऐसी गर्मी इससे पहले नहीं देखी गई। और इस तरह में लाखों करोड़ों रुपए के इश्तहार दिए गए हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, लेकिन हज़ारों केसेस हो रहे हैं। एक हफ्ते में कहते हैं जी कुछ 50 के करीब लोगों की हलाकतें हो चुकी हैं, लेकिन कौन सुनता है। फुआन दुर्वेश गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। अगर मैं अपनी याददाश्त पर जोर दे रहा था तो गालिबन 2015 में बड़ा शदीद गर्मी और जिसे कहते हैं हीट स्ट्रोक के बारे में हमने सुना था, और अब उसके बाद आज अब तक कोई 45 हलाकतें हो चुकी हैं 8-9 दिन में। हज़ारों की तादाद में लोग जा रहे हैं। दावे बड़े किए गए थे वैसे हुकूमत की जानिब से, लेकिन हम देख रहे हैं कोई इस तरह इजाला नहीं हुआ। हमारे साथ वसीम हैदर हैं। वसीम, ये जो हीट जो है गर्मी अचानक तो नहीं आई, इसकी पेशिंगोई पहले से की जा रही थी। 45 हलाकतें तो रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन हम ये भी देख रहे थे कि ईदी और शीबा कह रहे हैं कि जी बेशुमार मैयतें उनके पास लाई जा रही हैं। तो कुछ टिल्ट भी किया जा रहा है कि ये ना बताए कि हीट स्ट्रोक से मरे। और जहां आप खड़े हैं या आप जो कवर करते रहें, इसमें कुछ सहूलतें हुकूमत की तरफ से दी गई इससे बचाव के लिए? वसीम मुजाहिद साहब, बिल्कुल आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। हीट स्ट्रोक के बारे में कई बार महकमा मौसमियात की जानिब से फोरकास्ट की जा चुकी थी कि इस दफ़ा हीट स्ट्रोक जो है वो कराची में शदीद होगा, और इसी के पेश नज़र सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अखबारात में मुख्तलिफ जगहों पर करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दिए गए थे हीट स्ट्रोक के बचाव के लिए। मगर हम ये देखते हैं कि हीट स्ट्रोक के बचाव के लिए अलावा कराची की चंद बड़ी चाराहों पर जो है वो पानी की सबीलें तो लगाई गई, लोगों को ठंडा पानी तो पिलाया गया, मगर कोई मौसर इंतजामात नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि जो इस तक सरकारी आदाद शुमार है हीट स्ट्रोक से मरने वालों के, वो अभी तक सिर्फ 45 रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 21 जून से लेकर आज तक के सरकारी आदाद शुमार 45 हैं, जबकि ईदी, चीपा और जो मुख्तलिफ इदारे के जो मुर्दा खाने हैं वो भरे पड़े हुए हैं उन लोगों से जो हीट स्ट्रोक की वजह से जाबाक हुए हैं। इस वक्त में जिस हीट स्ट्रोक पे जो हलाक हुए हैं, जिस मुर्दा खाने के बाहर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर तकरीबन 40 से 45 बॉडी रखने का इंतज़ाम है। जो हम ये देख रहे हैं कि तकरीबन 15 दिन से इस मुर्दा खाने में बिल्कुल जगह नहीं है और मुसलसल ये फुल जो है ये भरा। यहाँ पर जब हमारी इंतज़ामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था कि 15 से 20 दिन के दौरान तकरीबन 250 से 300 बॉडियाँ यहाँ पर लाई गई हैं, जिसमें से 250 बॉडियाँ जो है वो हैं जो हीट स्ट्रोक की वजह से हलाकत हुई है। इसके अलावा ईदी और चीपा के जराए ये कहते हैं कि तकरीबन 80 से 90 बॉडियाँ रोज़ाना उनके मुर्दा खानों में लाई जा रही थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हुकूमत के पास रिपोर्ट हुए वो सिर्फ 45 है, और अगर हम टोटल इनको आदाद शुमार या राउंड फिगर में लेके जाएं तो इसकी तादाद जो है वो कई सौ के करीब बन जाती है। जी मुजाहिद साहब, क्या आप सरकारी अस्पतालों में देखा होगा आपने, क्या वहाँ कोई सहूलत या जो सड़कों में एक ऐसे ही लगा दिए गए टेंट, वहाँ कोई ऐसी सहूलत कि फौरी तौर पर कोई आए और फौरी तब्बी इमदाद मिल जाए जिससे उसकी ज़िंदगी बच सके? आपने देखा? जी बिल्कुल मुजाहिद साहब, हमने ये देखा कि अब्बासी शहीद अस्पताल, जिना अस्पताल, सिविल अस्पताल में हुकूमत की जानिब से और सूबाई वजीर सेहत की जानिब से मुख्तलिफ कंपाउंड तो बनाए गए थे। वहाँ पर हीट स्ट्रोक से मुतासरा जो है वो अफराद लाए भी गए जिन्हें फौरी तौर पर तभी इमदाद दी गई है। मगर शहर में जगह जगह पानी, ठंडे पानी की सबीलें लगाई गई, शरबत की सबीलें लगाई गई, ताकि वो लोग जो ट्रैवल कर रहे होते हैं रोडों पर अचानक से गिर जाते हैं और उनके साथ
मसले मसाइल होते हैं तो उन्हें फौरी तौर पर सहूलत देने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से मुहैया नहीं की गई। हालांकि 1122 शहर में तादाद बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर दिखाई गई। ये वो एम्बुलेंस है जो हुकूमत ठीक है वसीम हैदर साहब, ज़रा अपना ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर अब तो खैर शाम ढल रही है, कुछ लोग कहते हैं कि आज से मौसम बदलना भी शुरू हो गया है, शायद ज़रा हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए और उन लोगों को महफूज रखे जो सब इस वक्त अस्पतालों में हैं।